सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी बायोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लाइव प्रोसेस में श्वसन के बारे में पढ़ेंगे कि सिर्फ श्वसन जो होता है वो किस प्रकार से होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था मानव में पोषण, ठीक है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में जान लिया था। पोषण क्या होता है? पोषण में नॉर्मली जो हम भोजन खाते हैं उसके द्वारा हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी का उपयोग हम करते हैं। जो भी हमारे शरीर के अंग होते हैं वो सभी किसी न किसी कार्य करने के लिए लगातार कार्य करते रहते हैं। अपना मतलब हमारी बॉडी में हमेशा जो अंग होते हैं वो कार्य करते रहते हैं, तो उन्हें भी चलने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वो पोषण हो गया था हमारा। इसके बाद हम पढ़ते हैं श्वसन किस प्रकार से होता है मानव शरीर में और इसकी क्या भूमिका होती है मानव के जीवन में, ठीक है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि श्वसन है क्या, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडल जो हमारा है उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं और ये सभी गैसें जो होती हैं वो वायु में मिक्स होती हैं, ठीक। तो वायु में जब ये गैसें मिक्स होती हैं तो हम क्या करते हैं, नाक के द्वारा उस वायु को लेते हैं और जब इस वायु को लेते हैं तो यह वायु हमारे नाक के द्वारा फेफड़ों तक प्रवेश करती है और फेफड़े क्या करते हैं, उस वायु में से ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं और बकाया जो गैसें रह जाती हैं उसमें वो नाक के द्वारा बाहर कर दी जाती हैं, ठीक है। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। अब श्वसन जो होता है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है, ठीक। श्वसन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहले उसके अंगों के बारे में जान लेते हैं कि श्वसन में कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो श्वसन में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं वो होते हैं हमारे फेफड़े। मानव शरीर में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, जिनमें से एक फेफड़ा जो होता है वो आकार में थोड़ा बड़ा होता है, जबकि दूसरा फेफड़ा जो होता है वो आकार में थोड़ा छोटा होता है। यानी कि बायां वाला फेफड़ा जो होता है, बायां फेफड़ा ये कैसा होता है, बायां फेफड़ा ये कैसा होता है, छोटा होता है आकार में, और दायां वाला फेफड़ा जो होता है वो आकार में थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो मानव शरीर में कितने फेफड़े पाए जाते हैं? एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। सबसे पहले तो मानव का जो श्वसन अंग है शुरू से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले श्वसन अंग नाक। नाक के द्वारा हम क्या करते हैं, वायु को हम लेते हैं वायुमंडल से। वायु को जो हम लेते हैं वो किसके द्वारा लेते हैं, नाक के द्वारा लेते हैं। नाक में दो छिद्र होते हैं जिन्हें नेजल पैसेज कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजल पैसेज कहते हैं। नाक में जो छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नेजल पैसेज कहते हैं। और इन छिद्रों का काम क्या होता है, जिन्हें हम नासा छिद्र भी कहते हैं, नासा छिद्र। इन नासा छिद्र का काम ये होता है, नासा छिद्र में आपने सभी लोग जानते हैं कि नाक जो होती है उनके जो छिद्र होते हैं, दो छिद्र होते हैं, तो नाक के छिद्र में बाल उपस्थित रहते हैं, ठीक है। इन बालों का कार्य क्या होता है, इन बालों का कार्य होता है जब हम वायुमंडल से सांस लेते हैं, यानी कि जब हम वायु अपने हमारी नाक में प्रवेश करती है तो उस वायु में विभिन्न प्रकार के धूल के कण या अन्य कई सारी चीज़ें जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, कभी कभी जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो वायु के साथ में कभी कभी नाक तक आ जाते हैं। तो वो बाल क्या करते हैं, उन कीड़ों को और वो धूल के कणों को क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं, जिससे हमारे अंदर स्वच्छ वायु ही प्रवेश करती है। अगर मान लीजिए स्वच्छ वायु प्रवेश ना करिए, धूल मिट्टी सभी कर चढ़ जाए तो हमारा फेफड़ा कैसा हो जाएगा, जाम हो जाएगा, कार्य नहीं करेगा, फिर आदमी सांस नहीं लेगा तो मर जाएगा, ठीक है। तो नेसल पैसेज का कार्य क्या होता है या नासा छिद्र का कार्य क्या होता है, इसमें जो बाल होते हैं वायु नासा छिद्र से जब प्रवेश करती है तो बाल क्या करते हैं, उन कणों को या धूल के जो कण होते हैं उनको रोकने का कार्य करते हैं, जिससे हमारे शरीर में या हमारे फेफड़ों तक स्वच्छ वायु ही प्रवेश करे। वायु प्रवेश करती है नाक के द्वारा, ठीक है, नाक के द्वारा प्रवेश करती है, ठीक। उसके बाद वायु जो नासा छिद्र होते हैं वो आगे की ओर फेरिंग्स में ओपन होते हैं, ठीक है। किस में ओपन होते हैं? फेरिंग्स में ओपन होते हैं, ग्रेसनी में ओपन होते हैं। अब ये ग्रेसनी जो होती है वो लगभग 13 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है, नली के आकार की संरचना होती है। ये ग्रेसनी क्या करती है, अगले की ओर कंठ में ओपन होती है, लैरिंग्स में ओपन होती है, ठीक है। तो कंठ जो होता है, कंठ पुरुषों में ये बाहर की ओर निकला हुआ होता है। ये देखिए सभी जितने भी पुरुष होते हैं उनमें ये बाहर की ओर निकला हुआ होता है, इसे कंठ बोलते हैं। ये किसका बना होता है, इसमें एक हड्डी पाई जाती है जो थोड़ी मुलायम होती है, उस हड्डी को हम कहते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं या उपास्थि कहते हैं। जो कंठ होता है, कंठ में कौन सी हड्डी पाई जाती है, उपास्थि पाई जाती है, उपास्थि पाई जाती है, इसे कार्टिलेज भी कहते हैं, कार्टिलेज, ठीक है। ये मुलायम होती है,
लचकदार होती है, ठीक है। जो हमारा बाहरी कान होता है इसमें भी कार्टिलेज की हड्डी पाई जाती है जो लचकदार होती है। उसके बाद बात करते हैं, ये कार्टिलेज की जो हड्डी होती है ये पुरुषों में बाहर की ओर निकली हुई होती है, जिसे कंठ कहते हैं, ठीक है। जबकि महिलाओं में ये नहीं निकली होती, जबकि महिलाओं में ये नहीं निकली होती है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ये जो नली होती है इस पे आपको इस तरह से सी आकार की, जैसे सी होती है, सी इंग्लिश का वर्ड होता है, इंग्लिश का अक्षर होता है सी, ठीक है। उसके आकार की ये संरचनाएं लगी रहती हैं, ये बनी होती हैं कार्टिलेज की। किसकी बनी होती हैं? कार्टिलेज की बनी होती हैं, उपास्थि की बनी होती हैं। ये वायु की नली होती है जो, यानी कि जिससे वायु प्रवेश करती है, फेफड़ों में जाती है, ये उसमें इसलिए प्रेजेंट होती हैं कि वायु सांस लेते समय या सांस को छोड़ते समय ऐसा ना हो कि ये नली जो है वो आपस में ऐसे चिपक जाए। जब चिपक जाएगी तो व्यक्ति सांस ही नहीं ले पाएगा, मर जाएगा वहीं के वहीं, ठीक है। क्या होगा? जिससे ये आराम से फैली रहे, वायु हमारी नाक से नली में होते हुए, श्वसन नली में होते हुए कहाँ तक चले जाए? फेफड़ों तक चली जाए। अगर यही नली अगर चिपक जाएगी तो सांस क्या होगी? अंदर की ओर नहीं प्रवेश करेगी। या यह नली सांस छोड़ते समय चिपक जाए तो क्या हुआ? फेफड़ों की जो वायु है वो बाहर नहीं आएगी निकल के। इसलिए ये हड्डियाँ जो होती हैं या उपास्थियाँ जो होती हैं वो लगी हुई होती हैं, इन्हें कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। अब ये श्वसन नली जो होती है इसे विंड पाइप या ट्रैकिया के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विंड पाइप या ट्रैकिया भी कहते हैं। ये ट्रैकिया जो होता है वो आगे की ओर दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक राइट भाग में डिवाइड हो जाता है, दूसरा लेफ्ट भाग में डिवाइड हो जाता है। इसे कहते हैं श्वसनी या ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। अब ये ब्रोंकाई जो होती हैं वो आगे की ओर पतली पतली नलिकाओं में डिवाइड हो जाती हैं, जिससे कहते हैं श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं या ब्रैंक्यूल्स कहते हैं। ये ब्रोंकाई हैं, ये ब्रोंकाई आगे की ओर मूव करती हैं, पतली पतली नलिकाओं में इनमें बट जाती हैं, और इन नलिकाओं को क्या कहते हैं? श्वसनिकाएं कहते हैं, ब्रैंक्यूल्स कहते हैं। इन ब्रैंक्यूल्स जो होती हैं उनका अगला वाला सिरा जो होता है वो कुछ फूला हुआ होता है, जैसे छोटे छोटे बलून देखे होंगे, बट ये तो काफ़ी छोटी होती हैं उनसे। उसी की तरह ये फूली हुई संरचनाएं होती हैं, और इन संरचनाओं को हम कहते हैं कूपिकाएं या एल्ब्यूलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? कूपिकाएं कहते हैं या एल्ब्यूलाई कहते हैं। इनकी संख्या मानव के फेफड़ों में लगभग 15 करोड़ होती है, ठीक। कितनी होती है? 15 करोड़ लगभग इनकी संख्या होती है। और इनका कार्य क्या होता है? जो वायु हम लेते हैं, ठीक है, वायु हमारे श्वसन नली से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचती है। किसमें पहुंचती है? फेफड़ों तक पहुंचती है। अब ये फेफड़ों में पहुंचती है तो इस नली से होती हुई आती है। अब ये नली जो होती है वो आगे की ओर पतली पतली नलिकाओं में डिवाइड होती है, और आगे की ओर इनका फूला हुआ भाग होता है, इस भाग को हम क्या कहते हैं? कूपिकाएं कहते हैं। ये जो वायु आती है तो ये इन कूपिकाओं में आके रुक जाती है, इन कूपिकाओं में आके रुक जाती है। मान लीजिए जब हमने सांस ली तो क्या होगा? ऑक्सीजन प्रवेश करेगी, यानी कि जो वायु होगी उसमें ऑक्सीजन भी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी। लेकिन हमने जो वायु ली है उसमें से केवल फेफड़े क्या करते हैं? उस टाइम पर ऑक्सीजन को ही अवशोषित करते हैं या उनमें ऑक्सीजन को ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी ऑक्सीजन होगी वो कूपिकाओं में आ जाएगी। कूपिकाओं में आने के बाद ये कूपिकाएं जो होती हैं, इसका ये स्ट्रक्चर एक अलग दिखता है, ठीक। ये कूपिका है, इसका मान लीजिए स्ट्रक्चर ये है, देखिए। अगर एक कूपिका की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। और इसके चारों ओर जो होती हैं वो रक्त की नलिकाएं होती हैं, इस तरह से इसको घेरी हुई रक्त की नलिकाएं होती हैं। जब रक्त की नलिकाएं हैं, इन रक्त नलिकाओं में क्या बहेगा? ब्लड बहेगा। क्या बहेगा? रक्त नलिकाएं। इन रक्त नलिकाओं में क्या बहेगा? ब्लड बहता है, ब्लड बहता है या रक्त बहता है। रक्त नलिकाओं में रक्त बहेगा। अब उस टाइम पर ऑक्सीजन जो होती है वो एल्ब्यूलाई में आती है, ठीक है। तो रक्त नलिकाएं क्या करती हैं? ऑक्सीजन को, रक्त नलिकाओं में रक्त बहता है तो रक्त क्या करता है? ऑक्सीजन को कोशिकाओं से अवशोषित कर लेता है, यानी कि ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाती है, आपकी ब्लड में मिक्स हो जाती है। जबकि ब्लड में जो पहले से कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होती है, वो किस में चली जाती है? कोशिकाओं में चली जाती है। कोशिकाओं से ऑक्सीजन ब्लड में आ जाती है, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो कहाँ आ जाती है? कोशिकाओं में आ जाती है। ऐसे
मान सकते हैं ये ब्लड है, सही है। ऑक्सीजन जो थी इसमें वो ब्लड में आ गई, ठीक। और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी वो किस में चलेगी, कोशिकाओं में चलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है या गैस का आदान प्रदान होता है। कोशिकाएं जो होती हैं वो गैसों के आदान प्रदान का सेंटर होती हैं या केंद्र होता है। यहाँ पे हमारा रक्त जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर शुद्ध हो जाता है। कैसे हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। रक्त जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है वो रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे हमारा रक्त कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, जब हमारा रक्त शुद्ध हो जाता है तो बदले में रक्त ने क्या दिया था, उसे कार्बन डाइऑक्साइड दी थी। कोशिकाओं को क्या दी थी, कार्बन डाइऑक्साइड दी थी। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ब्रैंक्यूल्स में आती है, यानी कि श्वसनिकाओं में आती है। श्वसनिकाओं में आने के बाद श्वसनी में आती है। श्वसनी में आने के बाद क्या होता है, ये श्वसन नली में होते हुए, ग्रसनी से होते हुए नाक के द्वारा, नेसल छिद्र के द्वारा या नेजल पैसेज के द्वारा बाहर आ जाती है। क्या होता है, बाहर आ जाती है, ऑक्सीजन प्रवेश करती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर आ जाती है, ठीक। अब जो फेफड़े एक जोड़े होते हैं मानव के शरीर में, वो फेफड़े चारों ओर से एक आवरण के द्वारा कवर रहते हैं या घिरे हुए होते हैं दोनों फेफड़े। उसे हम कहते हैं पिलूरा या फुफ्फुस आवरण। क्या कहते हैं, पिलूरा या फुफ्फुस आवरण कहते हैं। ये फुफ्फुस आवरण जो होता है और फेफड़े की जो अंदर वाली लेयर जो होती है, इन दोनों के बीच में एक गुहा पाई जाती है, यानी कि खाली स्थान होता है। और इस खाली स्थान को हम कहते हैं फुफ्फुस गुहा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, फुफ्फुस गुहा कहते हैं। और इस खाली स्थान में एक फ्लूइड भरा रहता है, एक तरल पदार्थ भरा रहता है, ठीक है। और तरल पदार्थ का इसका ये कार्य होता है, ये किसी भी प्रकार की जब फेफड़ों पे चोट लगती है तो उसको, फेफड़ों को डैमेज होने से बचाने का कार्य करता है, ठीक है। ये फ्लूइड जो होता है या तरल जो होता है वो क्या करता है, फेफड़ों में जो चोट लगती है उसको, फेफड़ों की रक्षा करता है उस चोट से, ठीक है, किसी प्रकार की जिससे चोट ना लगे सके। अब बात करते हैं कि जो फेफड़े हमारे फूलते हैं और बार बार पिचकते हैं, वो क्यों होता है, ऐसा किसके कारण होता है। तो फेफड़ों के जस्ट नीचे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। ये डायफ्राम क्या करता है, जब ये डायफ्राम ऊपर की ओर उठता है, ये डायफ्राम ऊपर की ओर उठता है तो हमारे फेफड़े नीचे से पिचक जाते हैं और वायु जो होती है वो बाहर चली जाती है, ठीक है। लेकिन ये जब डायफ्राम नीचे की ओर बैठता है तो वायु, ऑक्सीजन जो होती है, वायु जो होती है वो हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है और हमारे फेफड़े फैल जाते हैं। जैसे जब कोई थैली लेते हैं, ठीक है, कोई थैली ले ली हमने, अगर उस थैली में वायु भरी हुई है, जब हम उसे नीचे से दबाएंगे तो वो थैली से वायु क्या होती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है। अगर थैली को हम ऊपर से ढीला करके पकड़ लेंगे और जब थैली को हम नीचे ऐसे खींचेंगे तो उसमें वायु थोड़ी आ जाती है, ठीक। उसी प्रकार से ये डायफ्राम कार्य करता है। जब डायफ्राम ऊपर की ओर उठता है तो फेफड़े पिचक जाते हैं और वायु बाहर निकल जाती है। जब डायफ्राम नीचे की ओर आता है तो फेफड़े फैल जाते हैं और वायु जो होती है वो अंदर आ जाती है, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम कि फेफड़े जो हमारा ऑक्सीजन श्वसन होता है, श्वसन कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में बात कर रहे थे हम। तो देखते हैं, आइए देखते हैं कि श्वसन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। श्वसन हमारा दो प्रकार का होता है। श्वसन के प्रकार, ठीक है। श्वसन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। नंबर एक, बाहरी श्वसन। अब बाहरी श्वसन किसे कहते हैं, नॉर्मली होता क्या है, जब हम वायु को लेते हैं, ठीक, वायु को लेने के बाद
वो वायु हमारे फेफड़ों तक जाती है और फेफड़ों में क्या करते हैं, फेफड़ों से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं। बकाया जो गैसें होती हैं उनको बाहर छोड़ दिया जाता है, यानी कि नाक के द्वारा दोबारा बाहर निकल दिया जाता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, बाहरी श्वसन कहलाती है। जब वायु हम लेते हैं और उससे वो वायु हमारे फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों में जाने के बाद क्या होता है, फेफड़ों में जाने के बाद ये वायु जो होती है इससे ऑक्सीजन को फेफड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा जो बची हुई और गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती हैं, उनको नाक के द्वारा बाहर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। यानी कि वायु को लेना और ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना क्या कहलाता है, बाहरी श्वसन कहलाता है। O2 को लेना, O2 लेना और CO2 छोड़ना क्या कहलाता है, बाहरी श्वसन कहलाता है। अब बात करते हैं, एक होता है अंतः श्वसन, दूसरा होता है हमारा अंतः श्वसन। अंतः श्वसन जो होता है, बाहरी श्वसन कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और अंतः श्वसन को इंटरनल रेस्पिरेशन। तो अंतः श्वसन में क्या होता है, जो वायु हमने ली, ठीक है, वो वायु लेने के बाद क्या होती है, फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों उससे ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं और ये ऑक्सीजन जो होती है वो रक्त में मिलकर बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं या टिश्यू होते हैं, ऑर्गन होते हैं, सभी में जाती है, ठीक है। तो सेल्स में जाने के बाद क्या होता है, ये वायु जब सेल्स में जाती है, ऑक्सीजन जो होती है वो वहीं सेल्स में जाती है। कोशिकाओं में जाने के बाद कोशिकाएं जो होती हैं वो अपने फूड का ऑक्सीडेशन जो करती हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही करती हैं, जिससे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो ऑक्सीजन नाक के द्वारा ली गई, ठीक है, फेफड़ों में आई, फेफड़ों में आने के बाद कोशिकाएं में आ जाती है, ठीक है। कोशिकाओं में आती है तो कोशिकाओं में जो होती है, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि कोशिकाएं जो होती हैं वो चारों ओर से रक्त नलिकाओं के द्वारा घिरी हुई होती हैं, ठीक। जब रक्त नलिकाओं के द्वारा ये कोशिकाएं घिरी हुई होती हैं तो इनसे जो ऑक्सीजन थी वो रक्त नलिकाएं या रक्त के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। उसके बाद रक्त के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अब रक्त जो होता है वो हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में जाता है। सभी लोग जानते हैं कि ब्लड जो होता है वो हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स, सभी सेल या सभी ऑर्गन में या अंगों में जाता है, टिश्यू में जाता है, ठीक है। अब ये जब कोशिकाओं में रक्त चला गया तो उसके साथ ऑक्सीजन में चली गई। अब कोशिकाओं में एक अंग उपस्थित होता है, ये कोई सेल है, इसमें एक अंग उपस्थित होता है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें ऑक्सीजन जब आ जाती है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, भोजन को ऑक्सीडाइज करता है, भोजन को ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडाइज करता है, उसको तोड़ता है, ठीक है, भोजन को तोड़ता है। तो भोजन के तोड़ने से इसमें एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। और ये क्रिया किसके प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। तो इस प्रकार के श्वसन को हम क्या कहते हैं, अंतः श्वसन कहते हैं। अंतः श्वसन कैसे कहते हैं, जब जो हम वायु नाक के द्वारा लेते हैं, यह वायु हमारे फेफड़ों में जाती है, फेफड़े क्या करते हैं, वायु से ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं और यह ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड के साथ मिक्स होकर बॉडी के सभी पार्ट्स में जाती है। सभी पार्ट्स में सेल्स भी होती हैं, ठीक है। तो सेल्स का ही हमारी पूरी बॉडी बनती है, तो सेल्स में भी जाती है। सेल्स में जाने के बाद क्या होता है, सेल्स में एक अंग पाया जाता है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन को तोड़ता है, यानी कि भोजन का ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन करने के बाद में क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, अंतः श्वसन कहलाती है, ठीक है। समझ में आ गया। तो सभी जितने भी जीव्स होते हैं या जितने भी एनिमल्स होते हैं सभी को श्वसन की आवश्यकता होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हुए या जीव जंतु हुए। अब पेड़ पौधे अपना श्वसन करते हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक। तो आशा करता हूँ सभी लोगों को ये जो श्वसन का टॉपिक है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने जितने भी भाई बहन हैं सभी
दोस्तों या भाई बहनों तक चैनल का लिंक भेजकर उनको भी वीडियो का लाभ लेने का मौका देना, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद सभी लोगों का।